नमस्कार मित्रों, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस, पास्ट लाइफ इश्यूज या हमारे पास्ट कर्मास हमारी प्रेजेंट लाइफ को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो रियल केस स्टडी ही करते हैं जिससे आप किस प्रकार से नेगेटिव बिलीव्स या नेगेटिव कर्मास हमारी लाइफ में एक्सप्लोर होते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, हमने हमेशा देखा होगा कि बहती नदी का पानी हमेशा पीने के लायक होता है, क्योंकि वह सतत अविरत बहता रहता है और वह शुद्ध होता रहता है। तो बहती नदी का पानी हम पी सकते हैं, लेकिन अगर वही पानी तालाब में इकट्ठा हो जाए तो क्या तालाब का पानी हम पीते हैं? क्यों नहीं पीते? क्योंकि तालाब के पानी में एक दुर्गंध होती है और उसमें जीव जंतु बहुत ही ज्यादा पनपने शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं। वो पानी अशुद्ध हो जाता है। तालाब का बंधा हुआ पानी कभी भी पीने लायक नहीं होता है, लेकिन बहती नदी का पानी, कोई भी मुसाफिर अगर प्यासा हो तो बहती नदी का पानी जरूर पी लेता है, क्योंकि पानी का स्वभाव, पानी का गुण बहने का है, और जब वह बहता है तभी निर्मल, शुद्ध और अपने स्वभाव में होता है। कुछ इसी तरह अगर पानी को तालाब में बंद कर दिया जाए या उसे बांध दिया जाए तो वह दुर्गंध मारेगा। पानी अपने स्वभाव से विपरीत काम करता है, तब जाके उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। एनर्जी का भी कुछ इसी प्रकार से होता है। एनर्जी हमेशा बहती रहती है, कंटिन्यूसली अपने फ्लो में रहती है, लेकिन जब उसमें कोई ब्लॉकेजेस आ जाए या एनर्जी की चैनल जो है वह रुक जाए तो हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां या रोग उत्पन्न करती हैं। कुछ प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर हमें जाकर देखने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ दुर्गंध क्यों है, यहाँ पर एनर्जी अपने स्वरूप में क्यों नहीं है। तो कई उदाहरणों से समझते हैं, कई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या किस्से जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, और कर्मों के स्वरूप पे विश्वास और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है, क्योंकि ये लाइव एविडेंसेस होते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जहाँ पे हम कर्मों के स्वरूप को देख पाते हैं। तो आज एक ऐसे ही किस्से की चर्चा हम करेंगे। एक पेशेंट हमारे पास बहुत ही वीक मानसिक स्थिति में आया। हमेशा पेशेंट का नाम हम छुपाए रखेंगे, उनकी कोई पहचान या किसी प्रकार की हम ऐसी कोई आपको हिंट नहीं देंगे, ताकि सबको इसका नॉलेज भी मिल पाए और सबकी पहचान भी बनी रहे, छुपी रहे, किसी से इससे कोई हानि नहीं होनी। और इसके ज़रिए जो भी लेसन मिलना है वो बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ने में या समझने में, उसे डेवलप करने में काम आ सके। उद्देश्य हमारा सिर्फ यही रहता है। तो वह पेशेंट बहुत ही कमज़ोरी में, बहुत ही वीक सिचुएशन में, मेंटल इमोशनल वीकनेस में हमारे पास आए। उन्हें लाने वाले भी उनके पेरेंट्स थे, जबकि वह डिनाई कर रहे थे कि वह पागल नहीं है, दुनिया पागल है, वो समझ नहीं रही है, या लोग उससे कोई समझ नहीं रहे हैं। वो जो कहना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो इतनी ज़्यादा मानसिक परिस्थिति का, मतलब बीमारी का शिकार, इसे मानसिक परिस्थिति इसलिए कहेंगे कि उसे इस जीवन में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे सिर्फ मरना था। उसे लग रहा था कि यह जीवन बोझ है, उसे कोई समझने वाला नहीं है और मुझे यहाँ से बस निकल जाना है। यह दुनिया, ये धरती, ये लोग मेरे काम के नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ मर जाना है। तो वह व्यक्ति हमेशा सुसाइडल अटेम्प्ट करता था। हार्डली 17-18 साल की उम्र होगी, 17 से 18 साल की उम्र का वह, बच्चे से थोड़ा बड़ा कहेंगे, पूरा युवान भी नहीं हुआ है। अब उसे इस प्रकार का कैसा दुख यहाँ पे फील हो रहा है कि उसे मरने की इच्छा हो रही है। क्यों मरना चाहता है वो, क्यों उसे जीना नहीं है, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो जब उसकी काउंसलिंग ली गई तो पता चला कि उसका ये 5वां अटेम्प्ट था। बहुत सी छोटी उम्र में भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो उसकी पूरी पैटर्न देख रहे हैं तो हर एक पैटर्न में लॉन्गिंग फॉर लव,
यानी कि किसी का एक्सेप्टेंस, किसी का भरोसा उसे पाना है। ना माँ बाप का भरोसा पाता है, ना अपने दोस्तों का भरोसा पाता है, और ना ही अपने, जैसे उम्र बड़ी होती जाती है और बच्चे को प्रेम होता है, पहला पहला जो प्रेम होता है वहाँ पे भी उसे रिजेक्शन ही मिलता है, वो भरोसा नहीं पाता है और उसे लगता है कि इस जीवन में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। और 18 साल की उम्र होते होते उसने 5 अटेम्प्ट किए हैं। बहुत ही दुखद परिस्थिति उसकी थी, जैसे उसे लग रहा था कि उसे कोई समझ नहीं सकता है। और जैसे ही हमने उससे बात करनी शुरू की, सबसे पहला वर्ड उन्हें हमने यही बताया। मैंने जब उससे डिस्कस किया तो मैंने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि यह सुसाइड जो अटैक्स होते हैं या ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्यों होती है, मैं इससे गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द क्या है, तुम किस दौर से गुजर रहे हो। उसने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखा, जैसे उसे एक आशा की किरण दिखी हो। उसे भरोसा बैठा और उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, प्रेजेंट लाइफ की जो बातें थी उसने बतानी शुरू की। फिर हमने उसे कन्विंस कर लिया कि क्या आप ये रिग्रेशन सेशन में जाएंगे, तो वो एग्री हो गए। पेरेंट्स कितने भी एग्री हो, लेकिन जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, अगर वो एग्री नहीं होता है तो रिग्रेशन कभी भी कामयाब नहीं होता है। तो सबसे पहले एक भरोसा जितना होता है कि जो पेशेंट है वो थेरेपिस्ट के ऊपर पूरा भरोसा बिठाए और उसे महसूस हो कि यह जगह सेफ है जहाँ पे मैं अपने घाव खोल सकता हूँ। यहाँ पे और घाव नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ मरहम मिलेगा। तो वह स्टेट हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली। उसने मेरा भरोसा पाया तो उसने अपने घाव खोलने शुरू किए। रिग्रेशन सेशन के लिए वो रेडी हो गया और प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन में उसने अपने जो भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स थे वह भी एक्सप्लोर किए। इसके अलावा सोर्स एक्सपीरियंस पे गया। चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड उसका जो था, यानी कि बचपन में यह बच्चा कम से कम 3 से 4 साल की उम्र का, और उस समय पे उसे सबसे पहला ट्रिगर मिलता है और वह ट्रिगर था उसके अपने पेरेंट्स से। उसकी इच्छा एक नया कपड़ा खरीदने की थी, नया कपड़ा पहनने की थी, नए कपड़े पहनने की थी, और घर में माँ बाप की परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी, बहुत वीक थी, तो वह उसे नए कपड़े नहीं दिला सकते थे। उसकी कंपैरिजन ये थी कि बड़े भाई को या बड़ी बहन को तो टाइम पे मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है जबकि मुझे चाहिए। उस बच्चे की छोटी सी जिद थी कि मैं भी डिजर्व करता हूँ, लेकिन माँ बाप की परिस्थिति इतनी जेन्युइन थी, या हो सकता है कि दोनों की कार्मिक पैटर्न्स ऐसी हो, तो वो माँ बाप उसे दिला नहीं पाते हैं। और यह पहला सोर्स एक्सपीरियंस उसे यह महसूस कराता है कि आई एम अनवांटेड और मेरे इस जीवन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये छोटा सा अनुभव, यह इनर चाइल्ड उसका वुंडेड हो जाता है। उसे लगता है कि आपके जीवन में मेरी कोई स्थान नहीं है, आपके घर में मेरा कोई स्थान नहीं है, और आपके दिल में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। आप मुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं दिला सकते हो। यहाँ से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू होता है और उसने बाथरूम में जाकर खुद को बंद करके एक पतला सा कपड़ा था उससे खुद को बांधने की कोशिश की। लेकिन जब सांसें बहुत ज़्यादा रुकने लगी, ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने वह कपड़ा छोड़ दिया। यह उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था जो उसने रिग्रेशन सेशन में एक्सप्लोर किया। अब यह प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन होने के बाद जैसे ही वह सेशन से बाहर आए, वो थोड़े से नॉर्मल और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगा और उसने एक्सप्रेस किया कि यह इंसिडेंट तो मुझे याद ही नहीं था। मैं भूल चुका था कि सबसे पहली बार मैंने कब ऐसा किया था और किस परिस्थिति में। उसने रियलाइज भी किया कि हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं चाहते थे कि मुझे ना दिला पाए, लेकिन माँ बाप की वो परिस्थिति नहीं थी। उनके चेहरे पे ना वो दर्द मैं सेशन के दरमियान देख पाया, उनकी जो मजबूरी थी वो मैं देख पाया। लेकिन बच्चे होने के नाते ये मेरी जिद बैठी हुई थी कि उनको मुझे दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से सेशन के जरिए उसने दोनों डायनामिक देखे, एक तो बच्चे के रूप में उसकी जिद और दूसरा माँ बाप की मजबूरी कि पैसे ना होने की वजह से माँ बाप उसे दिला नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चा होने के नाते उसे यह एक्सपीरियंस, उसकी ये ट्रिगरिंग इस समय पे उसे मिलनी ज़रूरी थी। जब ये ट्रिगर मिली तो उसके अंदर वही जो बैठा हुआ सोर्स एक्सपीरियंस था रिजेक्शन का, वो पैदा हो गया कि आई एम अनवर्दी, आई एम अनवांटेड।
मैं यहाँ किसी को स्वीकार्य नहीं हूँ, किसी को मेरी कदर नहीं है और मेरे इस जीवन का मतलब नहीं है। ये 3 चीजें उसने एक्नॉलेज की। यह सोर्स एक्सपीरियंस था और इस लाइफ में इसी प्रकार से यह सोर्स एक्सपीरियंस निकलता है, जनरेट होता है। बचपन में किसी भी एक कॉमन एक्सपीरियंस से एक ऐसा छोटा सा अनुभव होगा जहां से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यानी अब यह एक ही नजरिया आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर लेगा। और यह नजरिया उसका था, आई एम अनवर्दी, आई डोंट डिजर्व एनी गुड थिंग्स। कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। या इसके पीछे का और बीज अगर देखे तो यही था कि आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स, इट मीन्स आई एम अनवर्दी। हमें रूट मिल चुका था, ही वॉज फीलिंग अनवर्दी। तो ये अनवर्दीनेस की फीलिंग आई कहाँ से? तो हमने काउंसलिंग करने के बाद उससे एग्री किया कि वो आगे के नेक्स्ट सेशन अब खुद आएगा, उसे ज़बरदस्ती नहीं लाया जाएगा। एंड ही वॉज रेडी। सो उसका रेग्रेशन सेशन शुरू हुए। जैसे ही प्रीवियस पास्ट यानी कि फर्स्ट पास्ट लाइफ उसकी एक्सप्लोर हुई, उसने खुद को पाया हैंग्ड। फर्स्ट विजन उसका पंखे पे लटका हुआ मिला। उसकी हार्डली एज 17 साल के आसपास की थी। वह एक फीमेल फॉर्म में था और वह पंखे से लटकी हुई थी। उसके बाद उसने अपने घर को देखा, अपनी सारी परिस्थितियों को देखा और उसने बाकी की सिचुएशंस को देखा, लेकिन उसकी प्रीवियस पास्ट हैंग थी। यानी उसने उस लाइफ में सुसाइड किया था। और उसके पीछे का जब रीज़न देखा तो वो सुसाइड करने का रीज़न, उसका जो सुसाइडल अटैक था या अटेम्प्ट था, उसके पीछे और जाकर देखा कि ऐसा क्या हुआ है जहाँ पे आपने ये एक्शन लिए हैं, अपना जीवन समाप्त कर दिया है। उसे प्रेम में रिजेक्शन मिलता है। उसने जाकर देखा तो किसी एक लड़के से टीन एज में वह प्रेम कर रही है और वहाँ से वह व्यक्ति उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर रहा है। शुरुआत में प्रेम का अनुभव एक दूसरे ने किया और बाद में एक छोटे से कारण की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उस लड़के ने उसे कारण दिया कि तुम ना बहुत छोटे घर से हो तो मेरे माँ बाप तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं और हमारी शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे इस लड़की को, 17 साल की इस लड़की को शौक लगता है और दोपहर के समय पे सीधी वो वहाँ से घर जाती है। घर पे कोई नहीं था, माँ बाप काम पे गए थे, वह अकेली थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और पंखे पे माँ की साड़ी लगाकर उसने फंदा गले में डाल दिया। वहाँ से इसे रियलाइज हुआ कि पास्ट लाइफ में यानी कि प्रीवियस पास्ट में इसने सुसाइड किया था। रिग्रेशन खत्म होने के बाद जब डिस्कशन किया तो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस था और वह खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि यह सुसाइड करने की जो प्रैक्टिस है उसे इसी लाइफ की नहीं है, यह पास्ट में भी यह कर चुका है। दैट्स वाई उसे बचपन से ही ये मरने के ख्याल आते हैं और जीवन उसे बेकार लगता है। यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, मर जाना ही बेहतर है और मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ना कोई मुझे पूरी तरीके से स्वीकार करता है। तो यह सारी चीज़ें बचपन से ही उसके अंदर पैदा हो चुकी है क्योंकि प्रीवियस पास्ट सुसाइड है। अब तीसरे सेशन के लिए आता है। अब यह व्यक्ति थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू करता है, अब चीज़ों को आसानी से ले रहा है। 3 दिन के बाद वापस उसका एक और रिग्रेशन सेशन होता है जहां पर उसे अपनी और पास्ट लाइफ देखनी है। अब ये पूरी तरीके से कन्विंस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए क्योंकि अब उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि इस लाइफ में भी रिजेक्शन पाया, मतलब यहाँ पे भी मैं नॉर्मल नहीं था, तो और ऐसा क्या हुआ कि ये रिजेक्शन की पैटर्न शुरू हुई है और मैं कब से सुसाइड कर रहा हूँ। इस लाइफ में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने पहली बार सुसाइड किया है क्योंकि कुछ होने से पहली बार सुसाइड का थॉट आना ये बहुत मुश्किल है, हर एक को नहीं आता है। ये मरने का विचार क्यों आया मुझे, क्यों मुझे लगा कि मैंने पूरी दुनिया हार ली, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, मुझे मर ही जाना पड़ेगा सिर्फ एक व्यक्ति के मना करने से। और इसकी क्यूरियोसिटी अब बढ़ी है। तो तीसरा सेशन हमने किया। थर्ड सेशन में उसने अपनी लाइफ रिग्रेस की जहाँ पे वो 22 साल की लेडी, 22 साल की एज में वो प्रेग्नेंट है और 7th मंथ उसका चल रहा है। हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप हैं, यानी यहाँ पे भी वो विक्टिमाइज हो रही है। हस्बैंड बड़े ज़ोर ज़ोर से उससे चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहा है, जबकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसका हस्बैंड इस हालत में उससे प्रेम से बात करे।
लेकिन वहाँ पे भी उसे प्रेम महसूस नहीं होता है। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कंट्रोल या बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वो फील करता है। तो 22 ईयर्स की एज में ये उसकी सेकंड पास्ट लाइफ थी और उसमें उसने पाया कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर 20 माले की बिल्डिंग पे उसका घर था, मिलियनर फैमिली थी, बहुत पैसे, कोई कमी नहीं, लेकिन हस्बैंड का डोमिनेशन। इवन उसने हस्बैंड को भी देखा तो हस्बैंड एक बहुत बड़ा मास्टर था, यानी कुछ किसी को टीचिंग दे रहा था, कोई बड़े लेवल पे वह सबको एजुकेट कर रहा था। लेकिन हस्बैंड का बिहेवियर अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड था और वाइफ शी वॉज वेरी एक्सट्रीमली विक्टिमाइज्ड फ्रॉम हिज हस्बैंड। सो वाइफ ने कुछ सोचा नहीं और 20 माले की बिल्डिंग से कांच को तोड़ते हुए सीधी वो नीचे जा गिरी। पेट में पले बच्चे की भी डेथ हो गई और वह लेडी भी वहीं पे मृत्यु पाई उसने। यह उसका सोर्स एक्सपीरियंस इतना सन्न रह गया वो देखकर, और पूरे शरीर में जो कंपन थी, पूरे शरीर में जो पेन था और डेथ का जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज वेरी मच इंटेंस। नीचे गिरते ही उसका सर फटा हुआ था और जो सर पे लगने की वजह से जो पेन हो रहा था, एक और चीज निकल के आई यहाँ पे, जो नॉलेज में आई कि इस लाइफ में उसे बहुत ही ज्यादा सर का यहाँ पे पेन रहता था। जब उसने ये सोर्स एक्सपीरियंस देखा और पूरी सिचुएशन को जाना तो उसे समझ में आ गया कि ये विक्टिमाइज सिचुएशन चली आ रही है और सर पे लगने की वजह से जो डेथ हुई थी और बच्चा भी जो गंवाया था, ये दोनों पेन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे बैठे हुए थे कि जो सर पे पेन था वो इस लाइफ में यहाँ से कैरी हो रहा था और बच्चे को गंवाने का डर, यानी कि लूजिंग लव्ड वंस, वो भी एक उसे ट्रिगर हुआ कि हमेशा किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उससे उस रिश्ते को गंवा देने का डर लगता है। किसी से अगर थोड़ा सा प्रेम कर लिया या प्रेम से अटैच हो गए तो सामने से रिजेक्शन मिल जाएगा या वह उस रिश्ते को गंवा देगा। यह भी उसे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। यह क्लैरिटी उसे इस लाइफ से मिली, जबकि यहाँ पे जब काउंसलिंग हुआ था तब इस बात से वह अनजान था। लेकिन हालांकि यह भी यही दिखाता है कि जब किसी रिश्ते में ब्रेकअप होता है तो वह डर उसके अंदर पहले से हावी होता है, मौजूद होता है। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ही उसे फियर फील हो रहा है कि यह रिश्ता टूट गया तो, यह किसी और के साथ कनेक्ट हो गया तो, मेरा लव्ड वंस मुझसे बिछड़ गया तो यह उसे अपनी सेकेंड लाइफ से सारे क्लूज मिल गए। अब वह हील होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है। उसे बहुत सारे सवाल के जवाब मिल रहे हैं कि क्यों कोई उसे समझ नहीं पा रहा है, क्यों उसे वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्यों उसे बार बार मरने के थॉट आते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से उसे हमेशा अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि दोनों लाइफ में वह विक्टिमाइज्ड है। अब थर्ड सेशन के लिए फिर से कनेक्ट होता है। तीसरी पास्ट लाइफ उसकी खुलने जा रही है। बहुत दिन चले सेशन, 15 दिन कंटिन्यूसली हमने सेशन लिए और उसमें मैं आपको सिर्फ जो ये सुसाइड के रिलेटेड जो सेशंस हैं मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। टोटल उसने 6 लाइफ देखी थी कि सुसाइड किया था। 6 लाइफ में किसी न किसी प्रकार से ये व्यक्ति विक्टिम होता है और कंटिन्यूसली 6 लाइफ वो सुसाइड करता है। इसके बाद और हमने 4 सेशन लिए जहां से वो पर्पेट्रेटर था, जहां से उसने कुछ किया था, उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये 6 लाइफ जो थी वो कंटिन्यूसली सुसाइड की थी। मित्रों, हमने कई बार सुना होगा कि हमने एक जीवन में अगर आत्महत्या की तो हमें 7 जन्म तक आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं। ये हमारे धार्मिक कथनों में भी आता है। हमारे बूढ़े जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आत्महत्या कर लेता है तो उसको 7 भव तक मरना पड़ता है। इसकी सच्चाई ना, इसकी पुष्टि हमें इस रिग्रेशन के जरिए मिली। यह उसकी 7वीं लाइफ थी। यहाँ से या तो उसे उभर जाना था या तो मर जाना था, और अगर ये यहाँ से अगर सुसाइड करने में कामयाब हो जाता तो न जाने कितने और जन्म वो आगे घूमता रहता। इसी पैटर्न में वो कंटिन्यू और आगे बढ़ता रहता, क्योंकि कर्मास हमेशा मल्टीप्लाई होकर रहते हैं। हमारे जो एक्शंस होते हैं वो जब हमारी तरफ वापस आते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक लाइफ में उसने सबसे पहले जब सुसाइड किया था तो बाकी की 6 बार मल्टीप्लाई होके उसकी तरफ आए,
जिस भी लाइफ में उसने जिस प्रकार से आत्महत्या की थी, दूसरी लाइफ में पेन मल्टीप्लाई होकर आया। हर एक लाइफ में किसी एक इंसिडेंट में पेन था और वहां से उसने आत्महत्या की थी। इस लाइफ में बाय बर्थ ही वह मल्टीप्लाई करके पेन को लेकर आया था। हर एक जन्म का हिसाब इस लाइफ में था, यानी इतना दर्द, इतनी तकलीफें, इतने रिजेक्शन, इतनी अनवर्दीनेस कि हर तरफ से एक रिश्ते उसे रिजेक्शन की फीलिंग करवाते थे। तो ये हर एक जन्मों का इतना हिस्सा एक लाइफ में मल्टीप्लाई होके इतना हो चुका था। अब चैलेंज इसके लिए ये थी कि या तो ये यहाँ से वापस उसी पैटर्न में आगे बढ़ जाए या फिर यहाँ से रास्ता ढूंढकर आगे निकल जाए। और उसकी डेस्टिनी बोले या उसका जो उसकी अंदर की कुछ डिजायर बोले, उसे इतना दिया गया उसके अंदर ही कि उसके अंदर एटलीस्ट क्यूरियोसिटी जागी। माँ बाप के जबरदस्ती हमारे पास ले आने के बावजूद उसने फेथ किया, उसने ट्रस्ट किया और रिग्रेशन सेशन किए कंटिन्यूसली 6 लाइफ। एक लाइफ में सबसे पहला ये टीनेजर लड़की जो फंदा लगा के मर जाती है। दूसरी लाइफ में उसने वो 22 साल की लेडी के फॉर्म में प्रेगनेंसी पीरियड में 20 माले से छलांग लगा दी। तीसरी लाइफ में एक किसान जो फसल ना पकने पर आत्महत्या कर लेता है। चौथी लाइफ में वह एक औरत जो हस्बैंड की दारू पीने से बहुत मार पड़ने के कारण जीवन को खत्म कर देती है, सहन ना करने के कारण खत्म कर देती है। पांचवी लाइफ उसने देखी कि किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। 2 ज्ञातियों के बीच में संबंध नहीं होता था, एक ऊंची ज्ञाति का व्यक्ति और एक निचली जाति का व्यक्ति। अब समाज वालों ने जब इनके प्रेम को देख लिया तो समाज ने विरोध किया, उस लड़के को इतना मारा। और यह औरत थी, यह औरत जब लड़के को पीट रहे थे, दोनों नाती वाले लड़के को जब पीट रहे थे, लड़के की उसमें मृत्यु हो गई। इसने जानबूझकर अपना शरीर उस पर डाल दिया और चॉइस कर ली कि मुझे मर जाना है। हालांकि वो जिंदा थी, लेकिन गांव वालों ने समझा कि यह मृत हो चुकी है, तो दोनों के शव को पानी में बहा दिया। जब पानी में डूबने के बाद पता चला कि उसकी सांसें चल रही है, लेकिन शरीर में जान नहीं होने की वजह से वो खुद का बचाव नहीं कर पाई और दोनों की डेथ हो गई। यहाँ से उसने डेथ को चूज किया था। तो कुदरत कहती है कि आपको इतना बढ़िया जीवन दिया हुआ है, जीवन में जो चैलेंजेस हैं उसे डील करने की शक्तियां भी आपको दी हैं, लेकिन आप जब अपने शरीर में कमजोरी में होते हैं, सोच विचार करने की परिस्थिति में नहीं होते हैं, तब सडनली कुछ एक्शन ले लेते हैं और वह एक्शन आपको जन्म जन्म भटकाते रहते हैं। हमेशा एक लेसन, एक सबक इसमें इतना बड़ा है, इतना बड़ा सबक छुपा हुआ है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी आ जाए, हमें सबसे पहले रुक जाना पड़ेगा। सडन कभी भी कोई एक्शन हम नहीं ले सकते हैं। सडन कुछ हुआ हमारे साथ, हमें बहुत बुरी फीलिंग आई, हमें रिजेक्शन की फीलिंग आई, हमें लग रहा है कि कोई हमें नहीं समझ रहा है, फिर भी उस परिस्थिति में हमें कुछ समय के लिए रुक जाना है। जब 1 दिन 2 दिन निकल जाएंगे, आत्महत्या भी करनी है तो 2 दिन के बाद कर लेंगे, चलो देखते हैं। मन का स्वभाव है वह बहुत चंचल है और सारी परिस्थितियां ना इतनी शिफ्टिंग वाली होती हैं, मूड स्विंग्स बोलते हैं इसे। ये मूड स्विंग्स एक समय पे आपको बहुत डाउन फील करवाएगा, लेकिन कुछ समय आपने निकाल दिया तो कुछ समय के बाद आप वापस अच्छा फील करना भी शुरू कर देंगे। तो ये ट्रिगर्स होते हैं, जब किसी ने कुछ बिहेव कर दिया या हमें कुछ लग गया, टच हो गया और हम उस समय पे कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। तो निश्चय करना पड़ेगा कि हम इन छोटी मोटी परिस्थितियों को डील करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमें सिर्फ कुछ समय के लिए अपने इस स्वभाव को, अपने इस मूड को समझ लेना पड़ेगा। उस समय पे कोई काम नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बस शांति से, मन करे तो अपने कमरे में हम बैठ सकते हैं, मन करे तो अपनी कई अच्छी लगने वाली जगह पे चले जाएं, बस शांति से हम ये समय को गुजर जाने दें। इसे काल कहेंगे हम। और यह काल इतना भारी होता है कि यह परीक्षा का समय होता है। जब ऐसी कोई परीक्षा आती है या ऐसा काल आता है तो काल सब अपनी तरफ हमें खींचता है। उस समय पे हमें सिर्फ जागृति की जरूरत होती है। जब हम अवेयर होते हैं, इस काल को हम समझ लेते हैं, तो हम और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टेबल होकर बैठ तो जाएंगे। भले परिस्थितियों का हल नहीं ढूंढ पाए इस परिस्थिति में, इस समय पे, इस काल में हम कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे,
लेकिन यह काल जब चला जाएगा, इसका समय ना जब बीत जाएगा, तो हमारे अंदर ही चेतना अपना प्रकाश फैलाएगी। हमें तुरंत समझ में आएगा कि ये तो क्षणिक था। अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो मेरे कितने सारे जीवन इस व्यक्ति की तरह बिगड़ जाते। 6 लाइफ कंटिन्यूस सुसाइड, किसी न किसी रूप से इसने मौत को स्वीकारा है। और कुदरत ने लास्ट में जब मैसेज दिया कि बच्चे, जीवन मैं तुझे देता हूं, जब लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट आता है जहां पे स्पिरिट गाइड के मैसेज होते हैं, और ये मैसेज इसने जब कन्वे किए, कैरी किए, तो स्पिरिट गाइड ने उसे मैसेज दिए कि बहुत ही मूल्यवान ये शरीर, बहुत ही मूल्यवान ये जीवन जब तुम्हें दिया गया है तो इसकी कदर करो। किसी एक व्यक्ति के पीछे या किसी एक इच्छा के पीछे जब तुम इस शरीर का, इस जीवन का अनादर करते हो, वहां पे तुम इस परीक्षा में फेल हो जाते हो। तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें वापस ये शरीर नहीं मिलेगा। और ऐसा शरीर भी मिल सकता है जहां पर हो सकता है तुम अखंड ना हो, हाथ पैर ना हो, कोई अंग ना हो, कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, बहुत सी चीजें इसमें भी। अगर इस लाइफ में अगर उसने वापस सुसाइड किया होता तो शायद अगले जीवन कुछ इसी प्रकार के होते हैं। स्पिरिट गाइड ने इतना स्पष्ट मैसेज दिया कि जीवन और शरीर दोनों बहुत ही कीमती हैं। यह एक वाहन है, यहाँ पर पृथ्वी पर आकर आपको सारे अच्छे अनुभव करने के लिए, हर एक प्रकार की समृद्धि के अनुभव करने के लिए यह शरीर और ये जीवन आपको दिया जाता है। यहीं से आपको अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, मोक्ष की साधना भी करनी है। अगर यह शरीर या जीवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो ये स्पिरिट गाइड के मैसेज पाकर ये व्यक्ति इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया, इतना ज़्यादा बैलेंस हो गया। आज बहुत खुशी होती है, आज भी उनसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखते हैं और अब तरक्की करते हैं। हर एक व्यक्तियों को ये खुद सामने से अपनाते हैं। रिजेक्शन की कोई फीलिंग नहीं है, अनवर्दीनेस की कोई फीलिंग नहीं है, और ये अपने से बढ़कर लोगों के काम करते हैं। तो एक जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर एक जीव अपनी अज्ञान दशा से अगर उभर जाता है तो समझ लो वह अपने आसपास के हजारों जीवों को शांति, सुकून देना शुरू कर देगा। और शायद सोल जर्नी सत्युगा का उद्देश्य भी यही है। हम चाहते हैं आप अपने जीवन में कहीं पर भी अटक रहे हो, जुड़िए हमसे जुड़ते जाइए। आप अपने प्रश्नों के समाधान लेते जाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो तो ही आप सेशन ले पाएंगे। हम शाम का समय भी इसलिए रखते हैं कि शाम को आप अपनी छोटी मोटी क्वेरीज जो भी हो आप हमारे साथ सॉल्व कर पाए। और एनर्जी एक्सचेंज हेल्दी वे में करते हैं। जब ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है तो हमारी तरफ से आपको लिसनिंग यही मिलती है कि यू आर नॉट कैपेबल और यू आर नॉट वर्दी, जबकि यूनिवर्स आप सबको, हम सबको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, हर वो चीज़ देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। तो कोई चीज़ हमारे जीवन में हमें खुद को पाने से बाधा नहीं बन सकती है। तो धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक नए किस्से को लेकर आते रहेंगे। यहाँ से हम कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। शायद ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर्मों के स्वरूपों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझा पाते हैं। अगर ऐसा हो तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं एक से एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। धन्यवाद।